नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष ऐप में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे विश्व के महाद्वीपों के बारे में और मैंने आपको बताया था कि विश्व के महाद्वीपों को एक एक क्रम के अनुसार हम पढ़ेंगे। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में हमने पिछली क्लास में, अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में मैंने बताया था कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप से कई तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो मैं मैप पर आपको अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में लगभग काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी। अब उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, नोट्स के रूप में लिख लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अगले एक और महाद्वीप के बारे में। तो हर एक महाद्वीप को क्रमबद्ध तरीके से मैप पे हम लेते हुए चले जाएं। तो देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कुछ विशेषताएं मैंने आपको बता दी थी कि अंटार्कटिका महाद्वीप एक निर्जन महाद्वीप कहलाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को हम गतिशील महाद्वीप भी बोलते हैं और अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की, कौन पहला भारतीय था जिसने इसके बारे में बताया। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें जान चुके हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लिख लेते हैं पॉइंट वाइज, लिख लेना यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित पामर प्रायद्वीप एकमात्र बर्फ रहित क्षेत्र आपका कहलाता है। पामर प्रायद्वीप एकमात्र बर्फ रहित क्षेत्र है। तो बर्फ रहित क्षेत्र आपका कहलाता है, बर्फ से मुक्त क्षेत्र है। यहाँ पर साल के कुछ महीने बर्फ आपकी जमा नहीं रहती है। बाकी 98% महाद्वीप जो है वो किससे ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। 98% भाग हिमाच्छादित है। हिमाच्छादित 98% भाग पर बर्फ जमी हुई है और ये बर्फ हल्की पतली बर्फ नहीं है, लगभग 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत इस पर जमी हुई है। तो लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत से ढका हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो पहली चीज तो ध्यान रखना, पायमर प्रायद्वीप कहां पर है। सीधा भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि पायमर प्रायद्वीप किस महाद्वीप का प्रायद्वीप है, तो ये अंटार्कटिका में पड़ता है। अगली हम बात करें इसके बारे में, तो नेक्स्ट देख लें अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्वीन मॉड पर्वत श्रृंखला। क्वीन मॉड पर्वत श्रृंखला, या इसी को बोलते हैं ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत श्रृंखला। तो ये ध्यान रखना, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहलाती है और इसी पर सबसे ऊंची चोटी है। तो नेक्स्ट देख लें, पूछा जाता है एग्जाम में, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम की बात करें तो मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं विंसन मैसिफ। तो माउंट विंसन मैसिफ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट विंसन मैसिफ।
तो माउंट विंसन मैसिव अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अगले फैक्ट की बात करें, अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो सक्रिय ज्वालामुखी बात आती है तो ध्यान रखना इसका नाम है माउंट इरेबस। माउंट इरेबस कहलाता है और माउंट इरेबस एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसी वजह से लिख लेना इसको, इसे पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी तो पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी भी कहते हैं। तो ये पृथ्वी का ध्यान रखना सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी भी कहलाता है, ठीक है। एक एक करके पॉइंट नोट डाउन करते जाएं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और प्रश्न यहाँ से सीधे पूछे जाते हैं। तो माउंट इरेबस ज्वालामुखी ध्यान रखना पृथ्वी का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी होता है। वे ज्वालामुखी जिनसे निरंतर विखंडित पदार्थ या लावा, गैस, चट्टानों के टुकड़े निकलते रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। तो माउंट इरेबस एक यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। और हम बात करें नेक्स्ट आगे, अंटार्कटिका पर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं, 3 अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। तो अंटार्कटिका पर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। मैंने बताया था कि भारत ने सबसे पहले एक अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थापित किया जिसको हम बोलते हैं दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री, तो दक्षिण गंगोत्री भारत ने यहाँ पर स्थापित किया था सबसे पहले 1983 में, ठीक है। और ये लिख लेना अब नष्ट हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो दक्षिण गंगोत्री अब कार्यरत नहीं है, नष्ट हो गया है। उसके बाद भारत ने दूसरा अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थापित किया, इसको बोलते हैं मैत्री। मैत्री अनुसंधान केंद्र भारत ने 1989 में स्थापित किया, 1989। और उसके बाद तीसरा स्थापित किया, इसको बोलते हैं भारती, 2012 में। तो 3 अनुसंधान केंद्र ध्यान रखना है, ये कहाँ पर, अंटार्कटिका में। और यहीं पर नोट करके एक पॉइंट लिख लें, भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र, भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र लिख लेना आर्कटिक महासागर में स्थित है, आर्कटिक महासागर में स्थित है, मतलब उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित है, उत्तरी ध्रुव पर। क्लियर है? तो ध्यान रखना, अगर इस तरह से भी पूछा जाए कि हिमाद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आप कहेंगे हिमाद्री तो सुना ही नहीं, 3 तो आपने सुन रखे हैं अभी तक, लेकिन हिमाद्री भी भारत का अनुसंधान केंद्र है जो कहाँ पर स्थापित किया गया है, उत्तरी ध्रुव के आसपास में स्थापित इसको किया गया है, आर्कटिक महासागर में।
आर्कटिक कोई महाद्वीप तो है नहीं, जैसे अंटार्कटिक महाद्वीप है लेकिन आर्कटिक महाद्वीप नहीं है। आर्कटिक क्या है, सागर क्षेत्र है, आपका महासागर वाला क्षेत्र है। तो 3 अनुसंधान केंद्र आपको ध्यान रखने हैं, कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में, वो दक्षिणी ध्रुव पर, और एक कहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लें अगला पॉइंट, रॉस सागर, रॉस सागर लिख लेना, सबसे बड़ा समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र है, समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र। तो ध्यान रखना, रॉस सागर जो है वो सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, रॉस सागर, आपको ध्यान रखना है। अंटार्कटिका में पड़ता है रॉस सागर। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लें, एक जगह पड़ती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं वोस्टॉक, वोस्टॉक। ठीक है, वोस्टॉक जो स्थान है पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कहलाता है, द कोल्डेस्ट प्लेस इन द ऑन द अर्थ। तो सबसे ठंडा स्थान ध्यान रखना कौन सा है, वोस्टॉक है। ठीक है, तो लिख लेना, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल, सबसे ठंडा स्थल कहलाता है वोस्टॉक। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -89 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, मतलब कभी भी यहाँ तापमान प्लस में नहीं जाता है, हमेशा ऋणात्मक की तापमान रहता है, कम तापमान यहाँ पर सबसे पाया जाता है। तो वोस्टॉक ध्यान रखना, अंटार्कटिका पर ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहलाता है, सबसे कम तापमान वाला स्थान कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कुछ और क्षेत्रों की, कुछ और इसकी विशेषताओं की। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते, लेकिन राजस्थान के एक पेपर में पूछा गया है कि पेंगुइन कहाँ पर पाया जाता है। तो पेंगुइन पक्षी जो पाया जाता है वो ध्यान रखना अंटार्कटिका के अंदर ही पाया जाता है। तो पेंगुइन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो जीव जंतुओं की बात होती है अंटार्कटिका में, जीव जंतुओं। तो जीव जंतुओं में ध्यान रखना, पेंगुइन पक्षी पेंगुइन पक्षी तथा सील मछलियां, सील मछलियां ये पाई जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पेंगुइन पक्षी और सील मछलियाँ पाई जाती हैं। अगर पेड़ पौधों की बात होती है, पेड़ पौधों में, तो यहाँ पर कोई ऐसी विशेष वनस्पति नहीं पाई जाती। पेड़ पौधों में ध्यान रखना, यहाँ पर लाइकेन, लाइकेन तथा फर्न जैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो सील मछलियां पाई जाती है। इसके अलावा समुद्र में क्रिल मछलियां, इसके अलावा लिख लेना क्रिल, क्रिल मछलियां, ये बहुत छोटी मछलियां होती हैं जिनको यूरोप में बड़े चाव से खाया जाता है। 4 से 5 सेंटीमीटर की छोटी छोटी क्रिल मछलियों के झुंड हैं, तो यूरोप वासी जो है इनको बड़े शौक से खाते हैं, तो यहाँ पकड़ने के लिए आते हैं इनको। तो क्रिल मछलियों के झुंड जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो क्रिल मछलियाँ जो है वो यहाँ पर पाई जाती हैं, और लाइकेन और फर्न जैसी प्रजाति जो है वो वनस्पतियाँ यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें आप जानते हैं, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, सूर्य अगर उत्तरायण होगा
सूर्य की लंबवत किरणें अगर यहाँ पर पड़ेगी तो यहाँ 6 महीने क्या होगी, रात हो जाएगी यहाँ पर, और सूर्य जब दक्षिणावर्त हो जाएगा तो 6 महीने यहाँ पर क्या हो जाता है, दिन हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लें यहाँ पर लास्ट पॉइंट, सूर्य के उत्तरायण होने पर, सूर्य के उत्तरायण होने पर यहाँ 6 महीने रात तथा दक्षिणायन होने पर, दक्षिणावर्त, दक्षिणायन होने पर 6 महीने दिन रहते हैं। अब 6 महीने दिन का मतलब नहीं है बहुत गर्मी यहाँ पर पड़े, क्योंकि सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं बिल्कुल ध्रुव पर, तो सूर्य की तिरछी किरणें पड़ने से यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन प्रकाशमय रहता है 6 महीने तक। तो 6 महीने यहाँ दिन रहता है और 6 महीने रात होती है। तो जब सूर्य लंबवत चमकता है यहाँ पर तो यहाँ 6 महीने रात हो जाएगी, और जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ेगी तो यहाँ 6 महीने क्या होता है, दिन की अवधि रहती है। तो 6 महीने रात और 6 महीने दिन यहाँ पर रहते हैं। तो ये स्थिति आप ध्यान रखना, इसको लेकर अंटार्कटिका को लेकर इसी तरह से फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसी और विशेषताएं नहीं हैं। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका की सारी विशेषता हमने लगभग जान ली। अब अगला महाद्वीप ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अगला महाद्वीप हम ले लेते हैं जिसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की क्या क्या विशेषताएं, इनको थोड़ा देखा जाए तो पहली चीज तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर 6वां बड़ा महाद्वीप है। तो जनसंख्या में 6वीं पोजीशन पर आता है, ये हम जान ही चुके हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, और चारों तरफ जल से घिरी हुई भूमि, जैसे ये मान लीजिए इस तरह से ऑस्ट्रेलिया है, और चारों तरफ जल से घिरी हुई भूमि को हम क्या बोलते हैं, इसको द्वीप बोलते हैं। और ये महाद्वीप ही चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। तो लिख लेना यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं, इंग्लिश में लिखें तो आइलैंड कॉन्टिनेंट। दूसरी स्थिति अगर देखें, ऑस्ट्रेलिया का पूरा पश्चिमी भाग जो है ये क्या है, मरुस्थल है, मरुस्थल है, डेजर्ट है। ठीक है, रेगिस्तान है पूरा। तो इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को हम क्या बोलते हैं, प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश। तो प्यासी भूमि का देश भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, प्यासी भूमि का देश हम किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। थ्रस्टी लैंड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो थ्रस्टी लैंड इसको बोलते हैं।
तो ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ उपनाम थे, ऑस्ट्रेलिया की कुछ विशेषताएं थी। अब देखिए हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के अन्य विशेषताओं के बारे में। तो देखिए ये मान लीजिए उस तरह से आप देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया है, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है। आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया को ध्यान रखना, कई सारे द्वीपों को मिलाकर इसको हम क्या बोलते हैं, ओशिनिया भी बोल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोल देते हैं, ओशिनिया या ऑस्ट्रेलेशिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कई नामों से इसको पुकारते हैं। तो इसके अंदर जो मेन स्थिति आप देखें तो यहाँ पर कुल 5 द्वीप समूहों से मिलकर बनता है ऑस्ट्रेलिया। 5 प्रमुख द्वीप समूहों से मिलकर बनता है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये तो पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखिए मैं डार्क करके बता दूं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये तो आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या कहलाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो एक द्वीप तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास के द्वीप, ठीक है। दूसरा हम बात करें यहां पर आप क्षेत्र देख रहे होंगे, 2 द्वीप हैं बड़े बड़े, 2 द्वीपों से मिलकर बनता है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इसको बोलते हैं, न्यूजीलैंड कहलाएगा। उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों से मिलकर बनता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूजीलैंड। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो द्वीप आप देख रहे हैं, यहां से लेकर ये जो सारे के सारे द्वीप समूह हैं, इन द्वीपों को हम बोलते हैं मेलोनेशिया। क्या बोलते हैं, मेलोनेशिया। मेलोनेशिया कहलाता है ये, ठीक है। मेलोनेशिया के ऊपर यहां पर हालांकि नहीं दिखाई दे रहे, कुछ द्वीपों का समूह यहां पर दिखाई देता है, इसको बोलते हैं माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया बोलते हैं, ठीक है। और इधर की तरफ जो द्वीप आप देख रहे हैं, इन सारे द्वीपों को हम मिलाकर बोलते हैं पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 द्वीप समूहों को मिलाकर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका ओशिनिया। ओशिनिया आपने सुना होगा, ओशिनिया इसको कहा जाता है। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, ओशिनिया। और ओशिनिया की बात करें तो ओशिनिया में 5 द्वीप समूह आ जाते हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया आ गया, सबसे बड़ा द्वीप हो गया ऑस्ट्रेलिया। दूसरा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के बाद मेलोनेशिया, मेलोनेशिया के बाद ऊपर की तरफ आप ले लें तो माइक्रोनेशिया, और नेक्स्ट ले लें तो पॉलिनेशिया। ये 5 द्वीप समूहों का जो संग्रह है, इसको कॉमन रूप से हम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं ओशिनिया या ऑस्ट्रेलेशिया, इसको बोल देते हैं ओशिनिया। ओशिनिया में लगभग 22 देश आपके आते हैं। तो ओशिनिया में कुल कितने देश आते हैं, 22 देश शामिल हैं। तो छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर ये सारे के सारे देश बने हैं। तो क्लियर हो गया होगा, ऑस्ट्रेलिया, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और न्यूजीलैंड, इन सारे द्वीप समूहों को मिलाकर आपका बनता है, इसको हम बोलते हैं आपका ओशिनिया या ऑस्ट्रेलेशिया, इसको कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, मैंने बोला है आपको मैप लेकर आप लोग उम्मीद है बैठे होंगे, और अगर आप मैप लेकर नहीं बैठे हुए हैं तो आप फिर सीरियसली तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सीरियसली अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैप लेकर आज जरूर बैठें, नहीं तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। एटलस तो आपके पास होगी, एटलस तो कम से कम लेकर बैठे ही, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम एक एक चीज़ें जान रहे थे, तो ये कुछ चीज़ें आपने क्लियर हो गई होंगी।
अब देखिए हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की हम जान लेते हैं क्या, भौगोलिक स्थिति जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, तो अगला मैप हम ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्थिति यानी या राजनीतिक स्थिति जान लेते हैं पहले, राजनीतिक स्थिति। तो इस तरह से आप देखें, ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई दे रहा होगा बड़े रूप में। तो ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया है, क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। और ये ऑस्ट्रेलिया के कुल 6 प्रांत हैं, 6 प्रांतों से मिलकर बना है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 6 प्रांत हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ध्यान रखना 6 इसमें क्या है, प्रांत हैं। अब इन 6 प्रांतों की स्थिति देखें तो एक प्रांत तो आप देख रहे हैं यहाँ पर है, एक प्रांत आप देख रहे हैं यहाँ पर है, एक प्रांत यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है और ये सबसे बड़ा प्रांत है और एक प्रांत यहाँ पर है। 6 प्रांतों की देखिए बात करें तो इधर की तरफ जो प्रांत आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्वींसलैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वींसलैंड। क्वींसलैंड कहा जाता है। ठीक है, क्वींसलैंड के बाद दूसरा जो इसका प्रमुख प्रांत है इसको बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स बोलते हैं दूसरे प्रांत को। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण प्रांत है इसको हम ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, विक्टोरिया प्रांत बोलते हैं, विक्टोरिया, विक्टोरिया कहलाता है। और इसकी हम बात करें तो ये कहलाता है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। इसकी बात करें तो ये भाग कहलाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं इसको। और ये कहलाता है उत्तरी प्रदेश या नॉर्दर्न टेरिटरी। तो उत्तरी प्रदेश या नॉर्दर्न टेरिटरी कहलाता है। इस तरह से ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के 6 प्रांत हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो आपको पता होगा यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश नजर आता है, इसको हम बोलते हैं क्या, तस्मानिया, तस्मानिया कहलाता है। ठीक है, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहलाती है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है ये आप लोग जानते ही होंगे, बताने की आवश्यकता मुझे है नहीं। अब ये 6 के 6 प्रांत है, इनकी राजधानी पूछी जाती है। तो राजधानी की हम बात करें तो जो क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड की राजधानी आपकी दिखाई देती है यहाँ पर। इसकी राजधानी, इसको हम बोलते हैं ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की राजधानी क्या है, ब्रिस्बेन बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी पड़ती है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, सिडनी बोलते हैं। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है, सिडनी पड़ती है। ठीक है, ब्रिस्बेन हो गई, सिडनी हो गई। उसके बाद हम बात करें यहीं पर न्यू साउथ वेल्स में ही यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है, इसको हम बोलते हैं कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी, कैनबरा हो जाएगी। तो कैनबरा आपके यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो ब्रिस्बेन क्वींसलैंड की राजधानी हो गई और न्यू साउथ वेल्स की सिडनी हो गई, पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो गई कैनबरा। और विक्टोरिया प्रांत की राजधानी की हम बात करें तो देखिए विक्टोरिया प्रांत की राजधानी यहाँ पर दिखाई देती है, इसको बोलते हैं मेलबोर्न। विक्टोरिया प्रांत की राजधानी क्या कहलाती है, मेलबोर्न कहलाती है। और अगर हम बात करें दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, इसको बोलते हैं हम एडिलेड, एडिलेड।
एडिलेड कहलाती है। और अगर हम बात करें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहाँ पर पड़ती है, इसको बोलते हैं पर्थ। और उत्तरी प्रदेश की राजधानी की बात करें, नॉर्दर्न टेरिटरी की बात करें, तो इसकी राजधानी है यहाँ पर डार्विन। इस तरह से है। और जो तस्मानिया आप देख रहे हैं, तस्मानिया की राजधानी, और यहाँ पर लिख लें, ये आपकी कहलाती है होबर्ट। होबर्ट कहलाती है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। मैं इसकी राजनीतिक स्थिति की बात कर रहा था। 6 प्रांत मैंने बताए थे और 6 के 6 प्रांत की राजधानी आपको बता दी। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, विक्टोरिया प्रांत की राजधानी मेलबर्न, और आपकी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है, और उत्तरी प्रदेश या नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी डार्विन पड़ती है, और पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहाँ पर क्या है, कैनबरा पड़ती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सारे शहर कहाँ बसे हैं, किनारों पर बसे हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा शहर कहाँ पर हैं, इसके पूर्वी तट पर हैं। पश्चिमी तट पर आप देख रहे हैं इसके कोई भी ऐसा प्रमुख शहर नहीं है, पर्थ को छोड़ दिया जाए तो। अब ये क्लॉकवाइज तरीके से आपको कैसे याद रखना है, कभी कभार पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया के शहरों को घड़ी की दिशा के अनुसार लगाइए, या विपरीत दिशा में, या उत्तर से दक्षिण में पूछ सकते हैं। तो इनको याद रखने का देखिए सबसे आसान तरीका है, एक ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने पहले कर ली बीएससी, फिर आपने कर लिया एमए, और फिर उसके बाद आपने कर ली क्या, पीएचडी। ठीक है, इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। पीएचडी कर लिया आपने इस तरह से, बीएससी, एमए और पीएचडी। तो बीएससी से अगर बात करें तो देखिए बी से क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा आपका ब्रिस्बेन। तो सबसे पहले कौन सा शहर आ रहा है, ब्रिस्बेन आ रहा है आपका। ठीक है, एस से आपका कौन सा शहर हो जाएगा, सिडनी हो जाएगा, सिडनी। सी से क्या हो जाएगा, सी से आपको याद रखने के लिए आसानी हो जाएगी, क्या, कैनबरा हो जाएगा, सी से कैनबरा। एम से क्या हो जाएगा, मेलबॉर्न हो जाएगा, मेलबॉर्न हो गया एन से, एम से। ए से आपका क्या हो गया, ए से हो गया एडिलेड, ए से हो गया एडिलेड। पी एच से क्या हो गया, पर्थ हो गया, और डी से क्या हो गया, डार्विन हो गया। ये प्रमुख शहर हैं, इसको आपको आराम से याद कर लेना है। और यही 6 राजधानियां हैं, यही 6 राज्यों की आपकी राजधानियां हैं। तस्मानिया की होबर्ट है, उसको आपको वैसे याद रखना है। तो ये मेन स्थिति बनती है ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक स्थिति के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, बना लीजिए चाहे, उसके बाद हम बात करेंगे और चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी के बारे में थोड़ी चीज़ें हम और जान लेते हैं। एक और मैं मैप ले लेता हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया का ही मैप है ये, इस तरह से। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया की कुछ और स्थितियों के बारे में देखिए बात करें तो कभी कभार एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कुछ जल संधियों का निर्माण होता है, ऑस्ट्रेलिया के किनारों पर कुछ खाड़ी बनती हैं, ये कुछ खाड़ियाँ हैं, कुछ प्रायद्वीप हैं, मैं उसकी बात यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो कुछ जल संधियों का निर्माण होता है। यहाँ पर एक और आप बना लें, इसको हम बोलते हैं तस्मानिया। ये क्या कहलाएगा, तस्मानिया। ठीक है, अब तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, सागर है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी जल संधि है, या बास जल संधि किस किस के मध्य में स्थित है। तो यहाँ पर एक जल संधि का निर्माण होता है, यहाँ पर एक जल संधि आपको ध्यान रखनी है, इसको क्या बोलते हैं, बास जल संधि।
ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे जल संधि क्या होती है। देखिए संधि तो शब्द सुना होगा, संधि का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। और जल संधि शब्द आपका आ रहा है तो इसका मतलब दो जल क्षेत्रों को जोड़ने वाला भाग। तो इधर की तरफ भूमि है, इधर की तरफ भूमि है, दो लैंड को अलग करता है और दो जल क्षेत्र को, वाटर बॉडी को जोड़ने का काम करता है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, जल संधि बोल देंगे। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में एक जल संधि है, इसको बोलते हैं बास जल संधि। अब एक जल संधि का निर्माण यहाँ पर होता है, ऊपर की तरफ कुछ द्वीप पड़ते हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कुछ द्वीप दिखाई देते हैं इस जगह पर। इन द्वीपों के बीच में और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द्वीपों का नाम है पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जल संधि का निर्माण हो जाता है। इस जल संधि को बोलते हैं टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि कहलाती है। तो टॉरस जल संधि आपको ध्यान रखना है, किसको अलग करती है, पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है टॉरस जल संधि। उसके बाद कुछ खाड़ियों का निर्माण आप होते हुए देख रहे होंगे। यहाँ पर एक खाड़ी आप देख रहे हैं, ये खाड़ी है। तो ये अगर पूछा जाए कौन सी खाड़ी है तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी कहलाती है, कारपेंट्रिया की खाड़ी कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद यहां पर भी आप देख रहे हैं एक खाड़ी बनती है, इसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी या बाइट। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट या खाड़ी के नाम से यहां पर एक खाड़ी दिखाई देती है इस जगह पर। उसके बाद कुछ प्रायद्वीप दिखाई देते हैं। प्रायद्वीप की परिभाषा मैं आपको बता ही चुका हूं, तीनों ओर भूमि से घिरा हुआ, तीनों ओर जल क्षेत्र से घिरी हुई भूमि क्या कहलाती है, प्रायद्वीप कहलाती है। तो आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक एक प्रायद्वीप आप देख पा रहे होंगे, यहां पर एक प्रायद्वीप है। तो इस प्रायद्वीप को पूछा जाता है क्या नाम है, या सीधा पूछ लेंगे केप यार्ड प्रायद्वीप कहां पर स्थित है। प्रायद्वीप, फेमस प्रायद्वीप पूछे भी जाते हैं। तो यहां पर एक प्रायद्वीप दिखाई देगा, एक ऐसी भूमि यहां भी आप देख रहे हैं तीनों ओर जल से घिरी हुई है। तो एक प्रायद्वीप का निर्माण यहां भी आपका हो रहा है और एक प्रायद्वीप का निर्माण आप देख रहे हैं यहां भी हो रहा है। तो ये तीन मेन प्रायद्वीप यहां पर नजर आते हैं। तो इन प्रायद्वीपों की बात करें तो इस प्रायद्वीप को हम बोलते हैं, ये कहलाता है केप यार्ड प्रायद्वीप। केप यार्ड प्रायद्वीप। दूसरा यहां पर एक और प्रायद्वीप है, इसको बोलते हैं अर्नहेम प्रायद्वीप, अर्नहेम प्रायद्वीप। और एक और प्रायद्वीप यहां पर है, इसको हम बोलते हैं आयर प्रायद्वीप, आयर प्रायद्वीप। तो तीन प्रमुख प्रायद्वीपों की यहां पर बात हो गई और दो यहां पर खाड़ी की बात हो गई, कारपेंट्रिया की खाड़ी और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो ये मेन खाड़ियां आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर जो महासागर दिखाई देता है, इस महासागर को हम बोलते हैं हिंद महासागर। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो महासागर दिखाई देता है, यहाँ पर जो महासागर है इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। तो इधर हिंद महासागर है और इधर की तरफ क्या है, प्रशांत महासागर कहलाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर है और पूर्व में प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो खाड़ी जरूर ध्यान रखें, कारपेंट्रिया की खाड़ी पूछी जाती है कहां पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ती है कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो कारपेंट्रिया की खाड़ी आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब देखिए और मान लीजिए हम बात करें नेक्स्ट,
अब यहाँ पर देखिए बात कर लीजिए ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत एवं पठारों की। तो ऑस्ट्रेलिया के पर्वत और पठार से आपसे देखें तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट, आपकी क्या कहलाती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी पूछी भी जाती है कि कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत एवं पठारों की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये चीज़ें आप अपने आप से नोट डाउन कर लें। यहाँ पर कुछ मैंने बता दिया प्रायद्वीप हैं, अर्नेम प्रायद्वीप हो गया, केप यार्ड प्रायद्वीप हो गया, आयर प्रायद्वीप हो गया। तो 3 प्रमुख प्रायद्वीप ध्यान रखें, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और कारपेंट्रिया की खाड़ी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से है। तो उसके बाद जल संधियों की बात हो गई, एक तो बास जल संधि है और ऊपर की तरफ एक क्या है, टॉरस जल संधि है। तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में टॉरस जल संधि है और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास जल संधि कहलाती है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत एवं पठार, ठीक है, या मरुस्थलों को भी मैं इसी में नोट कर देता हूँ, फिर लिखवा देता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत एवं पठार और मरुस्थल, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत, पठार और मरुस्थल, एक ही मैप पर इसको हम शो कर लेते हैं। पर्वत, पठार और मरुस्थल, खाड़ी के बारे में हमने जान ही लिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के इस वाले भाग में, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पर्वत श्रृंखला नजर आती है। यही इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहलाती है। इसको हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर है, इधर की प्रदेश दक्षिण पूर्व की तरफ पूरी रेंज दिखाई देती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की या ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए कौन सी है, तो यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी नजर आती है। इसको हम बोलते हैं माउंट कोसयुस्को। माउंट कोसयुस्को ध्यान रखना, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी होगी, माउंट कोसयुस्को आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। ये सबसे मेन है, ठीक है। उसके बाद इसी क्षेत्र में हम बात करें, इसी का भाग है, यहीं पर आपका एक और पर्वत श्रेणी है, इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन आल्प्स बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन आल्प यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स कहलाता है। यहाँ पर जो कुछ पर्वत चोटियां हैं इनको हम बोलते हैं ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। तो ये भी ध्यान रखना है कि ब्लू माउंटेन कहाँ पर है, तो ये आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही, ऑस्ट्रेलिया के इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का आगे की तरफ हिस्सा है। इसके बाद कुछ और हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इस भाग में एक और पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है, इसको बोलते हैं डार्लिंग रेंज। डार्लिंग रेंज कहलाती है, यहाँ दिखाई देती है। उसके बाद हम बात करें एक पर्वत श्रृंखला यहाँ दिखाई देती है, इसमें इस जगह पर, इसको हम बोलते हैं हैमर्सले, हैमर्सले श्रेणी कहलाती है। हैमर्सले श्रेणी
यहाँ पर एक दिखाई देती है। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला इस तरह से दिखाई देती है, इसको बोलते हैं ग्रे माउंटेन, ग्रे माउंटेन, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है, इसको बोलते हैं फ्लैंडर्स पर्वत, फ्लैंडर्स पर्वत, फ्लैंडर्स पर्वत। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया में मेन पर्वत है। आपको ध्यान रखना है कौन सा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सबसे महत्वपूर्ण रेंज है, ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहलाती है। बाकी पूछा जाए ग्रे रेंज कहाँ पर है, मैकडोनाल्ड कहाँ पर है, तो ये ISPCS के लेवल में एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। एक और पर्वत श्रृंखला कहलाती है, इसको बोलते हैं मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड, इसको मैकडोनाल्ड रेंज बोलते हैं। तो इस तरह से कई सारी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देती हैं। अब कुछ पठारों को हम ले लेते हैं, तो कुछ पठार जान लेते हैं साथ साथ में। तो देखिए यहाँ पर एक पठार नजर आता है। पठार का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो उठा हुआ मैदानी भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। तो सामान्य मैदान से उठा हुआ मैदानी भाग क्या कहलाएगा, पठार कहलाता है। तो एक तो आपको यहाँ पर टुआम्बा का पठार ध्यान रखना है, टुआम्बा का पठार ध्यान रखना है। और एक पठार आपका यहाँ पर दिखाई देता है, इसको हैमरसल के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हैमरसल पठार के नाम से जाना जाता है। तो टुआम्बा का पठार और हैमरसल पठार, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण पठार है यहाँ पर किम्बरले पठार है, और एक महत्वपूर्ण पठार यहाँ पर है किम्बरले। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किम्बरले हीरे की खानें दक्षिणी अफ्रीका में पड़ती हैं, किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो यहाँ पर नाम पर क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो किम्बरले पठार की बात होती है तो ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखना है, और किम्बरले हीरे की खान की बात होती है तो वो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर आपकी आती है। तो ये अंतर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये प्रमुख पठार हैं, इनके मैं नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर है हैमरसल पठार, हैमरसले पठार, यहाँ पर है किम्बरले पठार, किम्बरले पठार, किम्बरले पठार कहलाता है। यहाँ पर ये पठार, यहाँ पर एक पठार पड़ता है, ये प्रायद्वीप के नाम पर है। इस प्रायद्वीप का नाम मैं तो बताया था अर्नेम पठार, तो इसी के नाम पर ये पठार का नाम है अर्नहम पठार, ठीक है। और यहाँ पर एक पठार है, इसको बोलते हैं टुआम्बा पठार, टुआम्बा पठार। तो ये ध्यान रखना, पर्वत और आपके क्या हो गए, पठार हो गए, ठीक है। अब कुछ मरुस्थल की बात करें तो आपको पता है कि सहारा मरुस्थल के बाद ये जो ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल है, ये सबसे बड़ा मरुस्थल आपका कहलाता है। पूरे के पूरे क्षेत्र को हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन बीच बीच में इसमें कुछ अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए, यहाँ पर एक मरुस्थल दिखाई देता है, इस जगह पर एक मरुस्थल है, इस तरह से एक मरुस्थल यहाँ पर नजर आता है, एक मरुस्थल यहाँ पर नजर आता है पूरा मरुस्थल ही, लेकिन बीच बीच में इसको नाम दिए गए। एक मरुस्थल यहाँ पर नजर आता है, एक और इसके आगे मरुस्थल नजर आता है। तो इस तरह से कई सारे मरुस्थल आपके देखने को मिलते हैं। एक यहाँ पर और मरुस्थल है, तो देखिए यहाँ पर एक मरुस्थल है, इस मरुस्थल को हम बोल देते हैं, ये कहलाता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट या मरुस्थल, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। यहाँ पर एक मरुस्थल है, इसको बोलते हैं गिब्सन, यहाँ पर है, इसको बोलते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, गिब्सन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है।
स्टुअर्ट डेजर्ट है, इसको बोलते हैं स्टुअर्ट मरुस्थल, इसको बोलते हैं सिम्पसन मरुस्थल, इसको बोलते हैं तनामी मरुस्थल। तो विभिन्न प्रकार के मरुस्थल यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो ये मैप पर मैंने आपको बता दिया किस तरह से लोकेट करके इन सारी चीज़ों को आप जान सकते हैं, ठीक है। तो ये मैप के अनुसार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रीन कलर में पठार हो गए और ये येलो कलर में यहाँ पर बीच बीच में क्या है, मरुस्थल है। अब इसको अलग अलग करके हम यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको इसी तरह से। तो यहाँ पर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। तो पर्वत श्रृंखलाओं की देखिए बात करें तो सबसे पहले यहां पर लिख लीजिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहलाती है, ठीक है। विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एक और फैक्ट इसका बनता है, विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहलाती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और देखिए हम बात करें आगे इसी के बारे में। अब इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वही ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। तो लिख लें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए कौन सी है तो ध्यान रखना माउंट कॉस्यूस्को। माउंट कॉस्यूस्को या कॉस्यूस्को पर्वत ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, जो लगभग आपकी 2234 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। तो लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई आपकी इसकी पड़ती है। और ऑस्ट्रेलिया में जो नदियां निकलती हैं वो यहीं से निकलती हैं, इसी भाग से नदियां निकलती हैं। और आपका ये पूरा का पूरा क्या उपजाऊ क्षेत्र आपका कहलाता है दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखना कौन सी है, माउंट कॉस्यूस्को है, ठीक है, माउंट कॉस्यूस्को। इसके अतिरिक्त और सारे पर्वत श्रृंखलाएं वो आपके इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लोग नाम से ध्यान रखें, ग्रे पर्वत कहाँ पर है, मैकडोनाल्ड रेंज कहाँ पर स्थित है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करें हम प्रमुख पठारों की। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार, प्रमुख पठार। तो प्रमुख पठारों में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले किम्बरले पठार। किम्बरले पठार कोयला के भंडार के लिए जाना जाता है, हम पढ़ेंगे आगे खनिज में। इसके अलावा हैमर्सले पठार, हैमर्सले पठार। नेक्स्ट लिख लें अर्निम
अर्नेम पठार, और एक और लिख लें इधर टुआम्बा पठार, टुआम्बा पठार। तो ये प्रमुख पठार आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देते हैं। तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, मरुस्थलों की। मरुस्थल, तो मरुस्थल तो यहाँ पर बहुत बड़े हिस्से में है। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ पर सहारा मरुस्थल के बाद दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है तो वो आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल लिख लेना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा के बाद कौन सा है, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है। यह निम्नलिखित भागों में विभाजित है। तो अलग अलग नामों से ये जाना जाता है, निम्नलिखित भागों में विभाजित है। जैसे सीधा पूछा जाता है ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल इसी का भाग है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल इसी का भाग है। ठीक है, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, स्टुअर्ट मरुस्थल, तनामी मरुस्थल। तो ये इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मरुस्थलों के नाम से जाना जाता है। तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के आपके पर्वत हो गए, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार हो गए और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख आपके मरुस्थल हो गए। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये जरूर आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्योंकि विक्टोरिया नाम से आपके बहुत सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं, जैसे विक्टोरिया नदी कहाँ पर पाई जाती है पूछ सकते हैं, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, विक्टोरिया झील कहाँ पर है, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है। तो इन सारी चीज़ों को एक एक करके आप जानोगे। यहाँ पर आपको एक विक्टोरिया तो पता चल गया कि विक्टोरिया मरुस्थल पूछा जाता है, तो आप सीधा लगा देंगे क्या, ऑस्ट्रेलिया लगा देंगे। तो विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। तो ये ध्यान रखें, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो ये हमने तीन चीज़ें यहाँ पर जान ली, ऑस्ट्रेलिया के पर्वत जान लिए, पठार जान लिए और हमने जान लिए क्या, मरुस्थल के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी वनस्पति है, कौन कौन से यहाँ के मूल निवासी हैं और क्या क्या खनिज पाए जाते हैं। तो इस तरह से महाद्वीपों को हम लेकर चलेंगे। तो ध्यान रखना, आप मैप लेकर जरूर आएँ। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये तो चलिए इनमें ज़्यादा देश नहीं है, ज़्यादा प्रांत नहीं है, लेकिन अब हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में तो बहुत सारे देश नज़र आते हैं। कौन कौन से देशों से कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, उसको हम लेकर चलेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से, आप थोड़ा सा मैप लेकर या एटलस लेकर जरूर बैठें, जिससे कि चीज़ों को, फैक्ट को आप आसानी से समझ सकें। तो धन्यवाद सभी लोगों के जुड़ने के लिए, थैंक यू।